दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आंसर दोनों देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2023, इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2023, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का है, साइंस का है 2023 के लिए। तो चलिए इसका आंसर अभी हम देंगे, ठीक है। शुरू से अंत तक देखिएगा और इसका आंसर लिखते जाइएगा। पहला है, देख लीजिए, 1 नंबर, कीट द्वारा पुष्प परागण की अनुकूलता का अध्ययन कर लिखें अथवा दिए गए पुष्प एक का विच्छेदन करें अथवा प्रजनन अंगों का निम्नांकित चित्र की सहायता से वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्यमुखी अथवा गुड़हल, तो सूर्यमुखी का बना दो या गुड़हल का बना दो, दोनों में से कोई एक ही बनाना है, या ये दोनों में से कोई एक नहीं बनाना है तो इसको बना दो। बात एक ही है, नंबर सेम ही मिलेगा, फुल में फुल मार्क्स 30 में 30 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही छाप देना है और यहाँ पर आंसर आप लोग लिखिए। सूर्यमुखी हेडिंग दीजिए और यहाँ पर इसका आंसर लिखिए। चलिए तो लिखना स्टार्ट कीजिए सूर्यमुखी के बारे में। तो सूर्यमुखी क्या है? यह एक अमेरिका का देशज है, पर रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र, डेनमार्क, स्वीडन और भारत आदि अनेक देशों में आज उगाया जाता है। यानी कि सूर्यमुखी जो है वो अमेरिका का देशज है, लेकिन रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र, डेनमार्क, स्वीडन और भारत अनेक देशों में, और बिहार में तो भारत की बात हो ही गया, तो सभी जगह उगाया जाता है, इसका खेती किया जाता है सूर्यमुखी के बारे में। यानी कि सूर्यमुखी के बारे में जितना आप जानते हैं वो पूरा इसमें लिख देना है, ठीक है, कम ही लिखना है। इसका नाम सूरजमुखी इस कारण पड़ा कि यह सूर्य और झुका, यानी कि सूर्य और झुका रहता है, यानी कि झुकता रहता है। हालांकि प्रायः सभी पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के लिए सूर्य की ओर कुछ न कुछ झुकते हैं, लेकिन सूरजमुखी का सूर्य की ओर झुकना आंखों से देखा जा सकता है। बागों में उगाए जाने वाले सूरजमुखी उपयुक्त प्रथम 2 जातियां ही है। इसके पेड़ 1 मीटर से 5 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनके डंठल बहुत तनुक होते हैं, हवा के झोंके से टूट जाते हैं। यानी कि तनुक मतलब नाजुक बोल सकते हैं, ठीक। अतः इनमें टेक लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसकी पत्तियां 7 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कुछ सूरजमुखी 1 वर्षीय होते हैं और कुछ बहुवर्षीय, कुछ बड़े कद के होते हैं तो कुछ छोटे कद के, ठीक है। यहाँ इतना लिखने के बाद सूरजमुखी तो आप लोग देखे होंगे ऐसे रहता है, फिर ऐसे 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 करके और ऐसे करके, और यहाँ पर एक पत्ता बना दो, हो गया, ठीक है। बस इसी में आपको सूरजमुखी के बारे में लिखने के लिए बोला जाता है, तो इसमें आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। बना दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अब आगे हैं, ए नंबर बन गया, अब बी पर। यह सूरजमुखी बन गया था, अब बी नंबर देख लीजिए क्या है। दिए गए अस्थायी स्लाइड बी का अध्ययन करें एवं चित्र का वर्णन करें। तो देखिए, मेढक के गैस्ट्रुला का अनुप्रस्थ काट ये बना दो, या खरगोश के ब्लास्टुला का ये अनुप्रस्थ काट ये बनाओ, या ये बनाओ, ये दोनों में से कोई एक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मेढक वाला बनाइएगा, मेढक देके, ठीक है, एरो दे दीजिए और लिखिए, ठीक है। मेढक के बारे में लिखिए। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है। मेढक क्या है? उभयचर वर्ग का जंतु है, जो पानी तथा जमीन पर दोनों जगह रह सकता है। यह एक शीत रखी, यानी कि आप लोग रोक करके लिख लीजिएगा, हम एक बार बोल देते हैं, ठीक है। प्राणी है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। शीतकाल में यह ठंडक से बचने के लिए पोखर आदि की निचली सतह की मिट्टी लगभग 2 फुट की गहराई तक खोदकर
उसी में पड़ा रहता है। आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के दिन में मेढक नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही बारिश होगा तो मेढक नज़र आ जाता है। शीतकाल में यह ठंडे से यहाँ तक हो गया, खोदकर उसी में पड़ा रहता है। यहाँ तक कि कुछ खाता भी नहीं है। इस क्रिया को शीत निद्रा या शीत सुपुत्सावस्था कहते हैं। इसी तरह की क्रिया गर्मी के दिनों में होती है। ग्रीष्म काल में इसी निष्क्रिय अवस्था को ग्रीष्म अवस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद मेढक का चित्र बना दो, हो गया। ठीक है, उसके बाद चलती नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हैं 2 नंबर। 2 नंबर है तो 2 नंबर में देख लीजिए, एक है विषधर सांप रेगिस्तानी छिपकली, ये बना दो या ये बना दो, जलकुंभी या हाइड्रीला। तो दोनों में से कोई एक बनाना है। तो इसको बना दो, विषधर सर्प या रेगिस्तानी छिपकली, ये दोनों में से कोई एक बना दो, या ये जलकुंभी या हाइड्रीला, ये दोनों में से कोई एक बना दो। तो इसमें से ये दोनों जो दिया गया है, ये दोनों में से कोई एक अभी बनाएंगे। ठीक है, जिसका नाम है जलकुंभी। जलकुंभी लिख के हेडिंग दे दो। तो जलकुंभी के बारे में लिखना शुरू करो। पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है। जलकुंभी जो होता है वो पानी में तैरने वाला एक क्या है, पौधा है, जो मूलतः अमेजन का है, लेकिन अब पूरे विश्व में फैल गया है। जलकुंभी क्या है, पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा। चित्र देख लो और इसके बारे में यहाँ लिखो आप। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है। यह एक बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। यह जैव विविधता ह्रास का भी एक कारण है, जो अनेक जलीय प्रजातियों को अपनी उपस्थिति के कारण नष्ट कर देता है। यह कायिक प्रवर्धन तीव्र गति से होता है, जो अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय में फैल जाता है और इसे ढक देता है। इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है, लेकिन यह इस मायने में उपयोगी है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में प्रभावी होता है। तो जलकुंभी के बारे में इतना लिख दीजिएगा तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लो यहाँ पर जो है 2 नंबर में 3 क्वेश्चन है, एक ये 2 और ये 3। तो तीनों में से कोई एक ही बनाना था। ठीक है, तो जो कि हम जलकुंभी पर बना दिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर बी, तो यहाँ पर बी में भी कोई एक ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना दो या ये। तो यहाँ पर हम मैदान की मिट्टी के बारे में आप लोग भी लिख सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, लिखिए। तो मिट्टी के बारे में तो आप लोग भी लिख सकते हो। चलिए हम थोड़ा थोड़ा कुछ बताते हैं, लिखते जाइएगा। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा यानी कि मिट्टी कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः जो प्राप्त होती है उसे चट्टान कहते हैं, यानी कि सैल। कभी कभी थोड़ी गहराई पर ही चट्टान मिल जाती है। मृदा विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को छोटे या बड़े, तो ठीक है, मृदा को ही मिट्टी कहा जाता है। इतना लिख दोगे तो नंबर दे देगा। ठीक है, कोई कटने वाला नहीं है, क्योंकि इतना हाई लेवल का है ये।
ठीक है। तो चलिए मिट्टी के बारे में आप लोग जितना लिख सकते हैं उतना कम है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आ गए हैं 3 नंबर में, और 3 नंबर में किन्हीं 5 प्रश्नों पर टिप्पणी देना है, यानी कि 5 प्रश्नों का लिखना है। तो देख लीजिए, सबसे पहला है संग्रहालय नमूना, यानी कि हाइड्रा, ये पर मॉडल मेढक का परिवर्तन, ये लिख दो। समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। वहाँ पर लिख देना अस्थाई स्लाइड समसूत्री कोशिका विभाजन, उसके बाद एरो दे देना और लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए यहाँ से। साधारण कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण साधारण कोशिका विभाजन है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है, इसी प्रक्रिया को केंद्रक विभाजन कहते हैं। ठीक है, और विभाजन के द्वितीय चरण में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं, यानी कि 2 चरण में होता है। दोनों चरण लिख दिया, इसी में आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा। विभाजन के अंत में मातृ कोशिका पुत्री कोशिका में बदल जाती है। सर्वप्रथम इस विभाजन का वर्णन फ्लेमिंग ने इतना 1882 में किया था। तो देख लीजिए, इस टाइप का होता है समसूत्री विभाजन। चित्र बना दीजिएगा, नहीं तो नहीं भी बना दिएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये हो गया, ये नहीं बनाएंगे। देख लो 5 नंबर पादप नमूना। पादप नमूना में कमल अथवा अमर बेल। तो यहाँ पर हम कमल के बारे में तो आप लोग भी लिख सकते हो। तो चलिए कमल के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। तो लिख लो, कमल के बारे में थोड़ा सा ही लिखना है। कमल क्या है, देख लो। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय काल और पुराणों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति में शुभ प्रतीक माना जाता है। तो कमल के बारे में आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, हम तो इतना ही लिखे हैं। ठीक है, तो और भी आप लोग लिख देना, आपका मन है तो। वैसे इतना काफ़ी है। ठीक है, इसमें बहुत पूछा है, तो इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। कमल हो गया, अब आते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम में है गुलमोहर, धनिया या तुलसी। ये तीनों में से कोई एक ही बनाना है। गुलमोहर बना दो, धनिया बना दो या तुलसी। तो तुलसी सबके घर में होता है, इसलिए हम तुलसी पर लिखेंगे। ठीक है, तो तुलसी देके हेडिंग लगाना। तो लिखो, लिखना स्टार्ट। तुलसी एक द्विबीजपत्री तथा शकीय औषधीय पौधा है। तुलसी जो है औषधीय पौधा है, ये सभी को पता है। ठीक है, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे पर या बाग में लगाते हैं। ये तो हर एक घर में होता है। भारतीय संस्कृति के चिर पुरातन ग्रंथ वेदों में भी तुलसी के गुणों एवं उसकी उपयोगिता का वर्णन किया गया है। ये 2 नंबर में लिख दीजिएगा। चलिए, तुलसी के गुणों एवं उसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं में भी तुलसी का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। लगभग में हर दवा में उपयोग किया जाता है तुलसी का पौधा। देख लो। चलिए अब नेक्स्ट। हाँ, तुलसी हो गया था। अब आते हैं फल। फल में सेब पर या नारंगी। तो सेब के बारे में लिखिए आप लोग। अब सेब और हेडिंग। तो सेब के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। सेब एक फल है।
सेब का रंग लाल या हरा होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मेलस डोमेस्टिका कहते हैं। इसका मुख्यतः स्थान मध्य एशिया है। इसके अलावा बाद में यह यूरोप में भी उगाया जाने लगा। यह हजारों वर्षों से एशिया और यूरोप में उगाया जाता है। इसे एशिया और यूरोप से उत्तरी अमेरिका बेचा जाता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, सेब के बारे में नंबर दे देगा। अब आते हैं लास्ट है बीज। बीज में चावल, मटर, मसूर। तो मटर के बारे में चलिए लिखते हैं मटर पनीर। चलिए मटर देख लीजिए, ये है। चलिए मटर के बारे में लिखिए। मटर जो है एक द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी जड़ में गांठें मिलती है। इसकी संयुक्त पत्ती के अलग कुछ पत्रक प्रधान में बदल जाते हैं। लिखिए जल्दी जल्दी, ठीक है, लिख लेना। ठीक है, लिख लो लोग के।